ओके, वेलकम टू जीनियस सक्सेस। दिस इज मनोज भट्ट। तो हमने इससे पहले इन्वायरमेंट की एक सीरीज स्टार्ट कर रखी है, जो कि आपकी इन्वायरमेंट की सीरीज चल रही है ईएससी प्रीलिम्स को फोकस करते हुए। तो ईएससी प्रीलिम्स की हम सारे सब्जेक्ट की सीरीज बना रहे हैं आपके लिए। तो इसमें जो पहला सब्जेक्ट है आपका, वो है आपका इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग। ठीक है, इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग काफ़ी इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है। मैंने आपसे उसका बेसिक डिस्कस कर लिया था पहले क्लास में कि कौन से यूनिट से कहाँ पे कितने क्वेश्चन आते हैं। यूनिट तो नहीं डिस्कस किया था एक्चुअली, मैंने वहाँ पे बताया था आपको कि 20 मार्क्स के अराउंड यहाँ से आएगा क्योंकि 10 सब्जेक्ट्स में डिवाइड रहता है ये। तो 20 पर सब्जेक्ट का वेटेज बनता है लगभग। ठीक है, और ईएससी जो यूपीएससी है वो अपने वेटेज के हिसाब से ही मार्क्स रखता है। ठीक है ना, वहाँ पे वेटेज लगभग लगभग कोशिश करते हैं कि वो इक्वल वेटेज डिस्ट्रीब्यूट करें। तो ये चीज़ हमने पहले क्लास में डिस्कस कर ली थी सारी चीज़ें। अभी जो आज की क्लास है इसमें हम लोग इससे आगे डिस्कस करेंगे जो जो चीज़ें हमने इससे पहले डिस्कस करी हैं। कुछ टॉपिक्स बेसिक्स ऑफ एनवायरनमेंट के बारे में हमने डिस्कस किया था पहले, उससे आगे हम लोग आज डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो आज बने रहिए आप लोग हमारे साथ। हम करते हैं डिस्कस जो चीज़ें एनवायरनमेंट में आपका अगला टॉपिक है वो हम डिस्कस करते हैं। हम लोग बेसिक डेफिनेशन डिस्कस कर रहे थे इससे पहले। हमने पढ़ा था इससे पहले लिथोस्फीयर क्या होता है। लिथोस्फीयर मैंने बताया था आपको, क्रस्ट और जो अपर पार्ट ऑफ मेंटल है, मेंटल का अपर पार्ट और क्रस्ट। ठीक है, आपको मैंने बताया था ना, कोर, इनर कोर, आउटर कोर, फिर लोअर मेंटल, अपर मेंटल एंड देन क्रस्ट। ये होता है अर्थ के का स्ट्रक्चर, जो आपका स्ट्रक्चर होता है पूरा। ठीक है, ये चीज मैंने बताई थी आपको। इसमें से जो क्रस्ट का पार्ट है और जो अपर मेंटल है वो आपका कहलाता है लिथोस्फीयर। ओके, वो क्या क्या कहलाता है आपका? लिथोस्फीयर। ओके, देन उसके बाद हमने डिस्कस किया था एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर आपको बताइए, जो हमारी सराउंडिंग्स है वो सारा हमारा क्या कहलाता है? एटमॉस्फेयर कहलाता है। इस एटमॉस्फेयर में क्या क्या चीजें प्रेजेंट थी मैंने बताया था आपको, अभी क्लास में याद होगा आपको। तो नाइट्रोजन 78.08%, ऑक्सीजन 20.93%, ओजोन 0.93%, और ये चीजें हमारी एटमॉस्फेयर में गैसेज हैं जो प्रेजेंट है। देन उसके बाद है आपका हाइड्रोस्फीयर। हाइड्रोस्फीयर आपका कौन सा एरिया है? जहाँ पे आपका वाटर कंटेनिंग एरिया, जहाँ पे वाटर प्रेजेंट रहता है, उसको हम लोग बोलते हैं हाइड्रोस्फीयर। ये भी मैंने आपको बताया है। ये तीन चीजें हमने डिस्कस करी थी। देन उसके बाद मैंने बताया था जो क्रस्ट में मोस्ट एबंडेंसी में जो मटेरियल मिलता है, ठीक है, मोस्ट कॉमन मेटल है जो अर्थ क्रस्ट में, वो है आपका ऑक्सीजन, देन सिलिकॉन, देन एल्यूमिनियम एंड देन आयरन। ये मैंने आपको बताया था। और मैंने बताया था अगर बात करें हम अर्थ की, ठीक है, नॉट, आई एम नॉट कंसिडरिंग द क्रस्ट, आई एम नाउ कंसिडरिंग द अर्थ टोटल। ठीक है, अर्थ ऑन टोटल। तो अर्थ की अगर हम बात करें ऑन टोटल, तो आयरन इज द मोस्ट एबंडेंट मटेरियल इन द अर्थ, देन ऑक्सीजन, देन सिलिकॉन एंड देन मैग्नीशियम। ये चीजें हमने यहाँ पे डिस्कस करी थी परसों क्लास में, कल की क्लास में। ठीक है, इससे पहले की क्लास में। देन उसके बाद कुछ बेसिक डेफिनेशन जो इंपॉर्टेंट आपके एग्जाम परस्पेक्टिव रह सकती है वो हम लोग पढ़ लेते हैं। जो पहला इसमें आने वाला है वो है आपका पेडोस्फीयर। फर्स्ट इज पेडोस्फीयर। पेडोस्फीयर होता क्या है? फर्स्ट इज पेडोस्फीयर। तो अगर हम बात करें पेडोस्फीयर की, तो पेडोस्फीयर वो पोर्शन होता है जहाँ पे सॉइल का फॉर्मेशन एग्जिस्ट करता है। ठीक है ना, वो पोर्शन जहाँ पे आपका सॉइल का फॉर्मेशन होता है उसी को हम लोग बोलते हैं पेडोस्फीयर। ठीक है ना, वेयर सॉइल फॉर्मेशन प्रोसेस एग्जिस्ट इज कॉल्ड द पेडोस्फीयर। वेयर सॉइल फॉर्मेशन, वेयर सॉइल फॉर्मेशन प्रोसेस एग्जिस्ट इज कॉल्ड द पेडोस्फीयर। अगर कोई सिविल इंजीनियरिंग का स्टूडेंट है या किसी ने नॉर्मल, अगर आपने देखा होगा 10th 12th में भी चीजें रहती हैं, 10th में अगर पढ़ा होगा साइंस, तो वहाँ पे क्या आता है? वहां पे एक चीज आती है आपकी, वो रहता है आपका पेडोजेनेसिस। पेडोजेनेसिस के बारे में सुना होगा आपने। पेडोजेनेसिस क्या होता है? स्टडी ऑफ सॉइल इज कॉल्ड द पेडोजेनेसिस। ठीक है ना, स्टडी ऑफ सॉइल को हम लोग बोलते हैं पेडोजेनेसिस। ये हम लोग पढ़ते हैं सॉइल में। सिंपल सी बात है, वही पेडोस्फीयर। तो पेडोस्फीयर भी आपका जहाँ पे सॉइल का फॉर्मेशन टेक प्लेस होता है उसको हम लोग बोलते हैं पेडोस्फीयर। तो दो चीजें हैं, पेडोजेनेसिस एंड पेडोस्फीयर। पेडोजेनेसिस आपका है स्टडी ऑफ सॉइल, पेडोस्फीयर है आपका फॉर्मेशन ऑफ सॉइल, द प्लेस वेयर फॉर्मेशन ऑफ सॉइल टेक्स प्लेस। ओके, देन उसके बाद आपका आता है बायोस्फीयर। बायोस्फीयर, बायोस्फीयर होता है आपका वेयर लाइफ एग्जिस्ट, वेयर लाइफ एग्जिस्ट। बायोस्फीयर को अगर हम डिफाइन करें तो सिंपल से वर्ड में हम लोग बोल सकते हैं वेयर लाइफ एग्जिस्ट। ठीक है, या अब देखिए लाइफ एग्जिस्ट कहाँ पे करती है? लाइफ एग्जिस्ट करती है इंटरेक्शन बिटवीन लिथोस्फीयर, एटमोस्फेयर
एंड हाइड्रोस्फीयर। जहां पे इन तीनों का इंटरेक्शन होता है वहीं पे लाइफ एग्जिस्ट करती है, ठीक है। और इसी को हम लोग, ये पूरे एरिया को अगर हम एक क्या करें, एक सिंगल उसमें देखें, ठीक है, पूरे को कंबाइंड करते हैं तो हम लोग क्या बोलेंगे, बायोस्फीयर। तो बायोस्फीयर वेयर लाइफ एग्जिस्ट, एंड लाइफ कहाँ पे एग्जिस्ट करती है, इंटरेक्शन बिटवीन लिथोस्फीयर, एटमोस्फीयर एंड हाइड्रोस्फीयर पे, जहाँ पे ये तीनों मिलते हैं वहीं पे आपकी लाइफ एग्जिस्ट करती है। देखिए आपके लिए सॉइल भी इंपॉर्टेंट है, लिथोस्फीयर, एटमोस्फेयर में गैसेस आपके ऑक्सीजन भी इंपॉर्टेंट है आपके लिए, और हाइड्रोस्फीयर आपके लिए वाटर भी इंपॉर्टेंट है। तो जहाँ पे इन तीनों का क्या होता है, मीटअप होता है, वहीं पे आपकी लाइफ एग्जिस्ट करती है, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। और इन्हीं के आपके कॉम्बिनेशन को हम लोग बोलते हैं बायोस्फीयर। ओके, दिस इज द बायोस्फीयर। देन उसके बाद एक चीज और आता है आपका, अगला आपका वो कहलाता है आपका क्रायोस्फीयर। क्रायोस्फीयर, व्हाट इज क्रायोस्फीयर? सो क्रायोस्फीयर क्या है आपका, पार्ट ऑफ हाइड्रोस्फीयर विच इज फ्रोजन। द पार्ट ऑफ हाइड्रोस्फीयर यानी वाटर का वाला पोर्शन जो आपका फ्रोजन फॉर्म में रहता है उसको हम लोग बोलते हैं क्रायोस्फीयर, ठीक है। पार्ट ऑफ हाइड्रोस्फीयर which is in which is frozen कर देते हैं, which is frozen, ठीक है। ये कहलाएगा आपका क्रायोस्फीयर। एक फाइनल आपका एक पॉइंट और बन सकता है आपके एग्जाम में, ये टॉपिक से जो छोटे छोटे ये आपके मैंने डेफिनेशन लिखा रखी, इनसे क्वेश्चन एग्जाम में आने के बहुत चांसेस रहते हैं, बहुत बार आ भी रखा है आपके एग्जाम में 2-3 बार। नियोस्फीयर, लगभग हर साल आपका एक न एक चीज ऐसा कुछ पूछता ही है डेफिनेशन। नियोस्फीयर, तो नियोस्फीयर क्या होता है, जिसकी फिजिकल बाउंड्री एग्जिस्ट नहीं करती है, यानी वी कांट आइडेंटिफाई, हम लोग उसकी बाउंड्री आइडेंटिफाई नहीं कर पाते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं नियोस्फीयर, ठीक है। नो फिजिकल बाउंड्री, नो फिजिकल बाउंड्री एग्जिस्ट, no physical boundary exists, that is we can't identify, we can't identify, ओके। तो यानी वो चीज तो एग्जिस्ट करती है, लेकिन उसकी बाउंड्री हम लोग क्या नहीं कर पाते हैं, फिजिकल बाउंड्री क्या नहीं होती, कोई एग्जिस्ट नहीं करती उसकी फिजिकल बाउंड्री, ठीक है। तो हम उसको एग्जैक्टली आइडेंटिफाई नहीं कर पाते हैं कि नियोस्फीयर होता क्या है। तो जिसको हम लोग आइडेंटिफाई नहीं कर पाते उसको हम लोग बोलते हैं नियोस्फीयर, ठीक है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, नियोस्फीयर। ये तो हो गया आपका बेसिक चीजें, जो कुछ चीजें पढ़नी थी आपको इन्वायरमेंट के अंदर, ठीक है। इसके बाद देखिए जो सेकंड टॉपिक हमने लिखा था वहां पे वो लिखा था इकोसिस्टम, इकोटोन, सॉरी हमने लिखा था इको, क्या लिखा था, इकोलॉजी, इकोसिस्टम एंड बायोडाइवर्सिटी, ये चीजें हमने लिखी थी उसके बाद, ठीक है। तो मैं स्टार्ट करने वाला हूँ आपका बायोडाइवर्सिटी से। कहाँ से स्टार्ट कर रहा हूँ मैं, बायोडाइवर्सिटी, इकोसिस्टम और इकोलॉजी हम लोग इसके बाद पढ़ेंगे बायोडाइवर्सिटी के बाद। तो हेडिंग डालिए आवाज बायोडाइवर्सिटी, फटाफट हम लोग बायोडाइवर्सिटी के बारे में कुछ चीजें देख लेते हैं। बायोडाइवर्सिटी, तो आपकी हेडिंग है आज की बायोडाइवर्सिटी, तो बायोडाइवर्सिटी होती क्या है, ठीक है। तो अगर मैं बात करूं बायोडाइवर्सिटी की, तो देखिए बायो मीन्स होता है यहाँ पे लाइफ, अगर इसके टर्म से ही हम समझें तो बायो मीन्स होता है लाइफ, बायो मीन्स लाइफ, एंड डाइवर्सिटी मीन्स होती है वेराइटी, डाइवर्सिटी इज मीनिंग वेराइटी, वेराइटी। तो वेराइटी ऑफ लाइफ प्रेजेंट इन द अर्थ इज कॉल्ड द बायोडाइवर्सिटी। जितने वेराइटी की अर्थ में लाइफ प्रेजेंट है उनको हम लोग बोलते हैं बायोडाइवर्सिटी, ठीक है। यानी जो डिफरेंट डिफरेंट स्पीसीज है, ठीक है, वो आपकी वैरायटी हो सकती है, ठीक है। जैसे हम लोग हैं, इंसान की स्पीसीज, इंसान एक अपना एक वैरायटी है, ठीक है। उसके बाद देखिए आप बर्ड्स के अलग वेराइटीज हैं, एनिमल्स के अलग वेराइटीज हैं, ठीक है। वैसे आपके फ्लावर्स के अलग वेराइटीज हैं, तो जिनकी लाइफ एग्जिस्ट करती है, ठीक है। और इन सभी का कॉम्बिनेशन, ठीक है, जो ये सारी लाइफ हैं इन सभी का कॉम्बिनेशन आपकी कहलाती है बायोडाइवर्सिटी, सिंपल, ठीक है। तो अगर हम बात करें बायोडाइवर्सिटी की, आपने डेफिनेशन जनरल देख ली कि होती क्या है बायोडाइवर्सिटी, वो जनरल वे में आपने समझ लिया। अगर बायोडाइवर्सिटी को अगर हम डिफाइन करें, अगर हम क्या करें, उसको हम डिस्क्राइब वो करें, क्या करें, डिफ्रेंशिएट करें, तो ये 3 टाइप की होती है, और ये करी किसने, आर एच विटेसियर ने, ठीक है। आर एच विटेसियर, आर एच विटेसियर, आर एच विटेसर डिस्क्राइब द बायोडाइवर्सिटी इन 3 टाइप, 3 टाइप से बायोडाइवर्सिटी को उन्होंने डिस्क्राइब किया। पहला इन्होंने बोला अल्फा बायोडाइवर्सिटी, अल्फा बायोडाइवर्सिटी इज द फर्स्ट, अल्फा बायोडाइवर्सिटी। तो अगर हम बात करें अल्फा बायोडाइवर्सिटी की, तो अल्फा बायोडाइवर्सिटी में होता क्या है, अल्फा बायोडाइवर्सिटी में ओनली वन स्पीसी प्रेजेंट रहेगी, यानी साइट में सिर्फ और सिर्फ एक स्पीसी प्रेजेंट रहेगी, इसको हम लोग बोल सकते हैं वन स्पीसीज साइट,
वन स्पीसीज साइट, यानी एक स्पीसीज के अलावा वहां पे कुछ नहीं पाया जाएगा वहां पे, ठीक है। उसको हम लोग बोलते हैं अल्फा बायोडाइवर्सिटी। इसको आप ऐसे भी बोल सकते हो इंट्रा इंट्रा इकोसिस्टम, इंट्रा इकोसिस्टम, या इसको बोल सकते हो आप इंट्रा कम्युनिटी, इंट्रा कम्युनिटी, या इसको बोल सकते हो आप इंट्रा हैबिटेट भी बोल सकते हो। क्या बोल सकते हो? इंट्रा हैबिटेट, इंट्रा हैबिटेट। तो जो अल्फा बायोडाइवर्सिटी होती है वहां पे सिर्फ और सिर्फ एक स्पीसीज पाया जाएगा आपका, उसी को हम लोग बोलते हैं इंट्रा इकोसिस्टम, इंट्रा इकोसिस्टम। एक सेकेंड प्लीज वेट करिए। उसी को हम लोग बोलते हैं इंट्रा इकोसिस्टम, इंट्रा कम्युनिटी, या इंट्रा हैबिटेट, हम लोग इसको कहते हैं अल्फा बायोडाइवर्सिटी को, ठीक है ना। उसके बाद आपका सेकंड जो है, जो इन्होंने डिफाइन करा, जो इन्होंने डिस्क्राइब किया आर एच विटेसियर ने, ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना कि हु डिफरेंशिएट द बायोडाइवर्सिटी इन थ्री फॉर्म, अल्फा बीटा एंड गामा। तो अल्फा बीटा एंड गामा के फॉर्म में किसने डिस्क्राइब किया, ये एग्जाम में पूछ सकता है आपसे। तो पहला आपका अल्फा बायोडाइवर्सिटी, सेकंड आपका है बीटा बायोडाइवर्सिटी, बीटा बायोडाइवर्सिटी, बीटा बायोडाइवर्सिटी, बीटा बायोडाइवर्सिटी, ठीक है। सेकंड आपका कौन सा है? बीटा बायोडाइवर्सिटी। तो बीटा बायोडाइवर्सिटी आपकी क्या होती है, यहाँ पे जो सिस्टम होता है वो इंटर इकोसिस्टम रहता है, इंटर इकोसिस्टम, इंटर इकोसिस्टम, ठीक है। इंटर इकोसिस्टम यहाँ पे रहता है इसमें बीटा बायोडाइवर्सिटी के अंदर। तो यहाँ पे डाइवर्सिटी यूनिक टू ईच इकोसिस्टम, यहाँ पे इंटर इकोसिस्टम मतलब एक से ज्यादा स्पीसीज तो रह सकती हैं, लेकिन उस जिस इकोसिस्टम में ये बायोडाइवर्सिटी अवेलेबल होगी वहां पे यूनिक रहेगा वो, मतलब वो यूनिक रहेगा, वो आपकी कहीं और जगह नहीं मिलेगी उसके बाद, ठीक है। तो डाइवर्सिटी यूनिक टू ईच रीजन, डाइवर्सिटी यूनिक टू डाइवर्सिटी यूनिक टू diversity unique to each ecosystem, unique to each ecosystem, डाइवर्सिटी यूनिक टू ईच इकोसिस्टम, ठीक है ना। तो बीटा बायोडाइवर्सिटी क्या होती है, यहाँ पे एक से ज्यादा स्पीसीज रह सकती हैं, लेकिन लेकिन यहाँ पे जो डाइवर्सिटी होगी वो हर रीजन की यूनिक रहेगी, ठीक है ना। इसको हम लोग बोलते हैं बीटा डाइवर्सिटी। देन उसके बाद थर्ड है आपका गामा बायोडाइवर्सिटी। थर्ड क्या है? गामा बायोडाइवर्सिटी, गामा बायोडाइवर्सिटी। तो गामा बायोडाइवर्सिटी क्या कहलाती है, अगर हम सबका कॉम्बिनेशन देख लें, टोटल इकोसिस्टम इन द रीजन, कोई रीजन है तो वहां का अगर टोटल इकोसिस्टम हम देख लें तो उसको हम लोग बोलेंगे गामा बायोडाइवर्सिटी। टोटल इकोसिस्टम, टोटल इकोसिस्टम इन द रीजन, अगर सारी बायोडाइवर्सिटी को हम किसी रीजन में कंबाइंड कर दें तो उसको हम लोग बोलेंगे गामा बायोडाइवर्सिटी। तो आर एच विटेसियर ने तीन फॉर्म में डाइवर्सिटी को डिफाइन कर रखा है, आपका डिस्क्राइब कर रखा है, ठीक है। अल्फा बीटा एंड गामा बायोडाइवर्सिटी, ओके। तो आपको ये चीजें क्लियर होंगी हो। देन उसके बाद देखिए आप अगला, देखिए अगला आप यहाँ पे डिस्कस करते हैं एज पर IUCN। अगर हम देखें बायोडाइवर्सिटी की कितने स्पीसीज अगर हमारे पूरे वर्ल्ड में अभी तक हम लोग प्रेजेंट हैं, अभी तक हम लोग कितने के बारे कितने स्पीसीज को हम लोग पता कर पाए कि कितने स्पीसीज प्रेजेंट है, तो हम लोग देख लेते हैं। तो IUCN की रिपोर्ट के अकॉर्डिंग, एज पर IUCN रिपोर्ट, एज पर IUCN की मैं बात करूं तो इसका फुल फॉर्म याद रखना, ठीक है। फुल फॉर्म काफी इंपॉर्टेंट है, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर, कंजर्वेशन ऑफ नेचर, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर, दिस इज द फुल फॉर्म ऑफ द IUCN। तो अकॉर्डिंग टू द IUCN जो हमारे अभी वर्ल्ड में जो स्पीसीज प्रेजेंट है वो स्पीसीज अराउंड अराउंड 1.50 टू 1.75 लाख, 75 मिलियन, सॉरी लाख नहीं मिलियन स्पीसीज आइडेंटिफाइड, स्पीसीज आइडेंटिफाइड। इतने स्पीसीज को आइडेंटिफाई किया है किसने? IUCN के अकॉर्डिंग, ठीक है। IUCN के अकॉर्डिंग इतने स्पीसीज यहाँ पे प्रेजेंट है। तो देखिए, और एक चीज क्या है, इनको पता तो है, हमको पता है कि 1.50 टू 1.75 मिलियन स्पीसीज है,
लेकिन सभी को हम अभी तक डॉक्यूमेंट नहीं कर पाए। पता हमें है इतने स्पीसीज आइडेंटिफाई कर रखे हैं हमने, लेकिन सभी को अभी तक हम लोग डॉक्यूमेंट नहीं कर पाए। ठीक है, तो आप यहाँ पे लिख सकते हो आप नोट डाल के, इंटायर बायोडाइवर्सिटी इज नॉट डॉक्यूमेंटेड, इज नॉट डॉक्यूमेंटेड, इंटायर बायोडाइवर्सिटी इज नॉट डॉक्यूमेंटेड, ये आपको लिखना है यहाँ पे। ठीक है, देन उसके बाद देखिए, अब हम थोड़ा सा, हमने ये तो पढ़ लिया कि कितने आपके टोटल स्पीसीज प्रेजेंट है। तो अगर मैं अलग अलग, जैसे एनिमल हो गए, प्लांट हो गए, तो इनको थोड़ा मैं डिवाइड करके आपको बता देता हूँ, थोड़ा सा बेसिक आइडिया मैं दे देता हूँ कि उनकी स्पीसीज में वहाँ पे आपके कितने स्पीसीज प्रेजेंट हैं। ठीक है, और साथ में कि क्या एनिमल और प्लांट स्पीसीज के टाइप्स क्या है, ये थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं हम लोग। ठीक है, तो पहले आप डालिए हेडिंग एनिमल, एनिमल। ठीक है, एनिमल आप हेडिंग डालोगे तो एनिमल्स जनरली आपके दो टाइप के एनिमल पाए जाते हैं। ठीक है, एक है आपका वर्टिब्रेट स्पीसीज, ठीक है, एक है आपका वर्टिब्रेट स्पीसीज, सेकेंड है आपका इनवर्टिब्रेट इनवर्टिब्रेट स्पीसीज। ये दो टाइप के एनिमल्स होते हैं। तो वर्टिब्रेट ऐसे होते हैं जिसके स्पाइन प्रेजेंट रहता है, जिसमें स्पाइन प्रेजेंट रहता है, स्पाइनल कॉर्ड इसकी प्रेजेंट रहती है, हैविंग स्पाइन, और इसमें आपका नो स्पाइन। ठीक है, स्पाइनल कॉर्ड प्रेजेंट नहीं रहेगी, ऐसे एनिमल्स को हम लोग बोलते हैं इनवर्टिब्रेट स्पीसीज। तो जो जिनकी स्पाइन प्रेजेंट है, अगर उनका परसेंटेज देखा जाए तो 3% ऑफ टोटल जो एनिमल्स हैं उनका आपका स्पाइन प्रेजेंट है, और 97 जो एनिमल्स प्रेजेंट है हमारे अर्थ में, उनका स्पाइन प्रेजेंट नहीं है, या वो आपके क्या है, इनवर्टिब्रेट स्पीसीज है। ठीक है, एक आपका अगर क्लासिफिकेशन और देखें हम लोग एनिमल्स का, तो एक क्लासिफिकेशन क्या है, स्टेनोथर्मल। स्टेनोथर्मल, ये इंपॉर्टेंट चीजें हैं, स्टेनोथर्मल स्पीसीज क्या होती है, और सेकेंड आपका यूरिथर्मल स्पीसीज क्या होती है। तो अगर मैं बात करूं स्टेनोथर्मल स्पीसीज की, तो स्टेनोथर्मल स्पीसीज ऐसी स्पीसीज होती हैं जो आपका बहुत नैरो रेंज ऑफ टेम्परेचर पे जिंदा रहती है, मतलब उनकी लिविंग काफी नैरो टेम्परेचर में रहती है। अगर टेम्परेचर आपका थोड़ा सा उस नैरो रेंज से ऊपर नीचे हो गया तो उनकी डेथ हो जाती है। ठीक है, तो स्टेनोथर्मल जो स्पीसीज होती है, दे कैन सर्वाइव, एनिमल्स मतलब दे कैन सर्वाइव, they can survive in narrow range of temperature, narrow range of temperature, okay, narrow range of temperature. Mostly they are cold blooded species, mostly they are cold blooded species, कोल्ड ब्लडेड स्पीसीज। तो ध्यान रखना, मोस्टली ये आपके क्या होते हैं, कोल्ड ब्लडेड स्पीसीज रहते हैं, और काफी नैरो टेम्परेचर में ये क्या करते हैं, अपना लाइफ क्या करते हैं, स्पेंड करते हैं। ठीक है, नैरो रेंज ऑफ टेम्परेचर, ध्यान रखना। तो कभी भी एग्जाम में पूछ दिया कि विच इज द स्पीसीज विच आर लिव इन अ नैरो रेंज ऑफ टेम्परेचर, तो आपका क्या है, स्टेनोथर्मल स्पीसीज। ठीक है, एंड दे आर आल्सो कॉल्ड एज कोल्ड ब्लडेड स्पीसीज, आल्सो दे आर कॉल्ड कोल्ड ब्लडेड स्पीसीज। ध्यान रखना, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक है, सेकंड जो है आपका वो है, एक सेकंड प्लीज, ये आपका कंप्लीट, स्लाइड्स ऐड करता हूँ। ओके, सो सेकंड आपकी जो स्पीसीज प्रेजेंट है वो प्रेजेंट है यूरीथर्मल स्पीसीज। सेकंड स्पीसीज है यूरीथर्मल, यूरीथर्मल स्पीसीज। तो जो यूरीथर्मल स्पीसीज होती हैं, तो सिंपल सी बात है, अगर स्टेनोथर्मल में टेम्परेचर रेंज उनकी लिविंग के लिए बहुत नैरो है, तो यहाँ पे काफी वाइड टेम्परेचर रेंज में ये रह सकते हैं। ठीक है, तो जो यूरीथर्मल स्पीसीज है, लॉन्गर रेंज ऑफ सर्वाइवल, लॉन्गर टेम्परेचर रेंज कर दो, लॉन्गर टेम्परेचर रेंज ऑफ सर्वाइवल, लॉन्गर टेम्परेचर रेंज ऑफ सर्वाइवल। जैसे आपका लॉन्गर टेम्परेचर रेंज किसका, ह्यूमन का भी वही रहता है, काफी लॉन्गर टेम्परेचर रेंज रहता है सर्वाइवल के लिए। तो ऐसे स्पीसीज जिनका टेम्परेचर रेंज काफी ज्यादा होता है सर्वाइवल के लिए, उनको हम लोग बोलते हैं यूरीथर्मल स्पीसीज, और इनको हम लोग बोल सकते हैं मोस्टली वार्म ब्लडेड स्पीसीज, मोस्टली कॉल्ड वार्म ब्लडेड स्पीसीज, वार्म ब्लडेड स्पीसीज, इनको हम लोग वार्म ब्लडेड स्पीसीज भी कहते हैं यूरीथर्मल स्पीसीज को। ठीक है,
ये तो हो गया आपके स्पीसीज। देन उसके बाद देखिए, ये तो हो गया आपके एनिमल्स के बारे में थोड़ा आपने देखा। उसके बाद देखिए जो प्लांट है हमारे अर्थ में, जो प्लांट प्रेजेंट है, वो प्लांट में से जो फ्लावरिंग प्लांट है, फ्लावरिंग प्लांट, फ्लावरिंग प्लांट इज ग्रेटर देन द नॉन फ्लावरिंग प्लांट। नॉन फ्लावरिंग प्लांट, नॉन फ्लावरिंग प्लांट यानी फ्लावरिंग प्लांट काफी ज्यादा है किसी कंपैरिजन में, नॉन फ्लावरिंग प्लांट के कंपैरिजन में। ठीक है, अब हम बात करते हैं अपने इंडिया की। ठीक है, भारत की अगर हम बात करें, वर्ल्ड में हमें नहीं जाना, हमें भारत के लिए पढ़ना है, तो एग्जाम में इंडिया के लिए ही आपके क्वेश्चन आएंगे। तो इंडिया का आपको बताइए टोटल एरिया कितना है, 2.4% ऑफ द वर्ल्ड एरिया। ठीक है, इंडिया का जो एरिया है आपका 2.4% ऑफ 2.4% ऑफ द टोटल एरिया ऑफ द वर्ल्ड, टोटल एरिया ऑफ वर्ल्ड। तो टोटल एरिया ऑफ वर्ल्ड का इंडिया का जो एरिया है 2.4% है। इस 2.4% में 7.6% टू 8.1% ग्लोबल स्पीसीज प्रेजेंट है, यानी जो ग्लोबल में स्पीसीज प्रेजेंट है उसका 7.6 टू 8.1% स्पीसीज इंडिया में प्रेजेंट है। ठीक है, इसको भी लिख लो आप, 7.6% टू 8.1% स्पीसीज, 8.1% ऑफ ग्लोबल स्पीसीज, ऑफ ग्लोबल स्पीसीज फाउंड इन इंडिया। ये आपको पता है। उसके बाद क्या है, अगर प्लांट की ही बात करें और एनिमल्स की बात करें तो इंडिया में कितने प्लांट पाए जाते हैं, अराउंड 45,500 ऑफ प्लांट स्पीसीज। आप कर दो कितने प्लांट स्पीसीज इंडिया में पाए जाते हैं किसी टाइम। ठीक है, अराउंड। और अगर एनिमल स्पीसीज की हम बात करें तो 91,200 के अराउंड, 91,200 ऑफ एनिमल स्पीसीज, एनिमल स्पीसीज फाउंड इन इंडिया। ठीक है, तो इतने आपके स्पीसीज इंडिया में पाए जाते हैं फिलहाल। तो आप देख रहे होंगे एनिमल स्पीसीज इंडिया में ज्यादा है एज कम्पेयर टू द प्लांट स्पीसीज। तो अगर ग्लोबली भी देखें तो ये ट्रेंड सेम है, ग्लोबली भी एनिमल स्पीसीज ज्यादा है एज कम्पेयर टू द प्लांट स्पीसीज। ये ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, तो मैं लिख भी देता हूँ। एनिमल डाइवर्सिटी, एनिमल डाइवर्सिटी ग्लोबली मोर एंड ऑल्सो मोर इन इंडिया, ऑल्सो मोर इन इंडिया। तो एनिमल जो डाइवर्सिटी है वो वर्ल्ड में भी ज्यादा है और इंडिया में भी एनिमल डाइवर्सिटी काफी ज्यादा है। ठीक है, उसके बाद देखिए इतना आपने समझ लिया, उसके बाद एक दो पॉइंट और आते हैं जो हमको डिस्कस करने हैं। अगर एक पॉइंट देखिए, लैटिट्यूडिनल डाइवर्सिटी ग्रेडियंट, एक पॉइंट है आपका, एक हेडिंग लिखिए आप, लैटिट्यूडिनल लैटिट्यूडिनल डाइवर्सिटी ग्रेडियंट, लैटिट्यूडिनल डाइवर्सिटी ग्रेडियंट जिसको हम लोग बोलते हैं एल डी जी, एल डी जी से हम इसको शो करते हैं, लैटिट्यूडिनल डाइवर्सिटी ग्रेडियंट। यानी ये एक ऐसा ग्रेडियंट है जो आपको बताता है कि लैटिट्यूड के अकॉर्डिंग जो डाइवर्सिटी है वो कैसे वेरी करती है। अगर हम बात करें लैटिट्यूड की, तो लैटिट्यूड जैसे जैसे इंक्रीज करता है, लैटिट्यूड जैसे जैसे इंक्रीज करेगा वैसे वैसे देखा गया है कि बायोडाइवर्सिटी आपकी रिड्यूस करती है। ठीक है, तो जैसे जैसे लैटिट्यूड इंक्रीज करेगा तो बायोडाइवर्सिटी आपकी क्या करेगी, रिड्यूस करेगी। यानी जैसे आप पोल्स से ट्रॉपिक की ओर जाओगे, पोल्स टू ट्रॉपिक जब आप जाओगे तो बायोडाइवर्सिटी क्या करेगी, बायोडाइवर्सिटी आपकी इंक्रीज करेगी, क्योंकि लैटिट्यूड आपका वहां पे क्या करेगा, डिक्रीज करेगा। ठीक है, तो लैटिट्यूड जैसे इंक्रीज करोगे तो बायोडाइवर्सिटी डिक्रीज करती है। तो देखा ये गया है कि जब आप पोल्स से ट्रॉपिक की ओर बढ़ते हो तो बायोडाइवर्सिटी आपकी क्या करती है, इंक्रीज करती है। अगर हम बायोडाइवर्सिटी का क्रम देख लें, अगर सीक्वेंस हम देखें, तो जो इक्वेटोरियल रीजन होता है वहां पे बायोडाइवर्सिटी सबसे ज्यादा होती है। इक्वेटोरियल रीजन, इक्वेटोरियल रीजन में बायोडाइवर्सिटी सबसे ज्यादा पाई जाती है। इसके बाद ट्रॉपिकल रीजन है, देन उसके बाद है सब ट्रॉपिकल रीजन, सब ट्रॉपिकल रीजन, देन उसके बाद है टेम्परेट जोन, टेम्परेट जोन, और फाइनली जो सबसे कम बायोडाइवर्सिटी पाई जाती है वो पाई जाती है आपकी टुंड्रा में, टुंड्रा। तो ध्यान रखना, सबसे कम और सबसे ज्यादा तो आपको पता होनी चाहिए अकॉर्डिंग टू लैटिट्यूडिनल डाइवर्सिटी ग्रेडियंट, इसके अकॉर्डिंग आपको पता होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद आपका देखिए लैटिट्यूड के अकॉर्डिंग अगर आपने देख लिया बायोडाइवर्सिटी, तो आप ऑल्टीट्यूड के अकॉर्डिंग भी इसको स्पेसिफाई कर लीजिए।
तो ऑल्टीट्यूडिनल बायोडाइवर्सिटी ग्रेडियंट आपके अगली हेडिंग है, ऑल्टीट्यूडिनल बायोडाइवर्सिटी ग्रेडियंट, ऑल्टीट्यूडिनल बायोडाइवर्सिटी ग्रेडियंट, ये आपका है ADU। तो ऑल्टीट्यूड के अकॉर्डिंग बायोडाइवर्सिटी क्या इफेक्ट करती है? अगर आप जनरली भी सोचोगे तो जैसे जैसे ऑल्टीट्यूड बढ़ेगा तो बायोडाइवर्सिटी क्या करेगी? रिड्यूस ही करेगी, ठीक है। तो ऑब्वियसली बात है, नॉर्मली देखा क्या गया है, नॉर्मली अगर हम बात करें तो अगर नॉर्मल अपना हम कॉमन सेंस भी लगाएं तो ऑल्टीट्यूड जैसे जैसे बढ़ेगा, ऑल्टीट्यूड जैसे जैसे इंक्रीज करेगा तो बायोडाइवर्सिटी क्या करेगी? बायोडाइवर्सिटी आपकी रिड्यूस करेगी, ठीक है। लेकिन एक कंडीशन आपकी अलग बनती है जिसको हम लोग बोलते हैं डाइवर्सिटी बल्ज कंडीशन। यहाँ पे नोट करके लिखिए, नोट करके एक कंडीशन बनती है यहाँ पे जिसको हम लोग बोलते हैं मिड लेवल बल्ज, मिड लेवल बल्ज, या हम लोग बोलते हैं इसको ऑब्लिक बायोडाइवर्सिटी बल्ज, बायोडाइवर्सिटी बायोडाइवर्सिटी बल्ज। ये एक कंडीशन बनती है। अगर इस कंडीशन को हम देखें तो इस कंडीशन में क्या क्या देखा गया है कि जैसे जैसे बायोडाइवर्सिटी आपकी जैसे जैसे ऑल्टीट्यूड इंक्रीज करेगा, जब ऑल्टीट्यूड इंक्रीज करेगा, ऑल्टीट्यूड इंक्रीज करेगा तो देखा क्या गया है, इनिशियली बायोडाइवर्सिटी, इनिशियली बायोडाइवर्सिटी BD से शो कर रहा हूं मैं, इनिशियली बायोडाइवर्सिटी क्या करती है? इंक्रीज करती है, देन उसके बाद रिड्यूस करेगी, देन सब्सिक्वेंटली रिड्यूस, सब्सिक्वेंटली रिड्यूस करती है, ठीक है। तो ऑल्टीट्यूड के साथ नॉर्मली तो बायोडाइवर्सिटी क्या होती है? रिड्यूस ही करती है, लेकिन एक कंडीशन बनती है मिड लेवल बल्ज की, या बायोडाइवर्सिटी बल्ज भी हम उसको बोलते हैं। इस कंडीशन में क्या होता है, जैसे जैसे ऑल्टीट्यूड बढ़ेगा, कुछ रीजन ऐसे देखे गए हैं जहां पे ऑल्टीट्यूड बढ़ने के साथ साथ बायोडाइवर्सिटी पहले इनिशियली इंक्रीज करती है, देन उसके बाद जैसे और ऊपर जाओगे तो उसके बाद बायोडाइवर्सिटी क्या करेगी आपकी? डिडक्ट करेगी या रिड्यूस हो जाएगी उसके बाद बायोडाइवर्सिटी, ठीक है। ये तो हो गया आपका बायोडाइवर्सिटी बल्ज, ठीक है, ये आपको क्लियर हो गया होगा। देन उसके बाद देखिए, अगर हम बात करें टेरेस्ट्रियल रीजन और मरीन रीजन तो वहां पे बायोडाइवर्सिटी कहाँ पे ज्यादा होती है? ये देखें, अगर हम, तो नॉर्मली आपको आइडिया होगा ही, ये भी आप नोट डाल के लिखिए। तो टेरेस्ट्रियल जो बायोडाइवर्सिटी होती है वो ज्यादा होती है एज कम्पेयर टू द मरीन बायोडाइवर्सिटी, ठीक है, लिखिए आप, टेरेस्ट्रियल, टेरेस्ट्रियल बायोडाइवर्सिटी इज मोर एज कंपेयर टू, एज कंपेयर टू मरीन बायोडाइवर्सिटी, मरीन बायोडाइवर्सिटी, ठीक है। तो अगर टेरेस्ट्रियल की अगर हम बात करें तो टेरेस्ट्रियल में सबसे ज्यादा बायोडाइवर्सिटी कहाँ पे पाई गई है? अमेजोन रेन फॉरेस्ट में, ठीक है। तो अमेजोन रेन फॉरेस्ट में सबसे ज्यादा जो बायोडाइवर्सिटी है टेरेस्ट्रियल में वो अमेजोन रेन फॉरेस्ट में पाई गई है, ठीक है। तो अमेजोन रेन फॉरेस्ट जो ब्राजील में है, ठीक है ना, अमेजोन रेन फॉरेस्ट, इसको हम लोग बोलते हैं नेचुरल फार्मेसी ऑफ वर्ल्ड भी कहते हैं इसको, इसको हम लोग क्या कहते हैं? नेचुरल फार्मेसी ऑफ वर्ल्ड, नेचुरल फार्मेसी, नेचुरल फार्मेसी ऑफ वर्ल्ड भी इसको हम कहते हैं, इसको अमेजोन रेन फॉरेस्ट को। और यहाँ पे देखा क्या गया है, तो मोस्टली रीजन इसका कहाँ पे? ब्राजील में प्रेजेंट है, ठीक है। मोस्टली रीजन कहाँ पे प्रेजेंट है? लेकिन मोस्ट जो रीजन है इसका वो ब्राजील में प्रेजेंट है, ठीक है, मोस्ट ब्राजील में प्रेजेंट है, ठीक है। तो इसमें सबसे ज्यादा जो बायोडाइवर्सिटी पाई गई है अमेजोन रेन फॉरेस्ट में, इसको हम लोग नेचुरल फार्मेसी ऑफ वर्ल्ड भी कहते हैं, ठीक है, नेचुरल फार्मेसी ऑफ वर्ल्ड भी कहते हैं। और मोस्टली ये ब्राजील में प्रेजेंट है, इसको मैंने बता दिया आपको, ठीक है। ये आप ध्यान रखना टेरेस्ट्रियल में, ठीक है, आप इसको लिख भी लो, मोस्ट बायोडाइवर्सिटी, मोस्ट टेरेस्ट्रियल, टेरेस्ट्रियल टी से तो मैं शो कर रहा हूँ बायोडाइवर्सिटी, TBD, मोस्ट टेरेस्ट्रियल बायोडाइवर्सिटी फाउंड कहाँ पे? अमेजोन रेन फॉरेस्ट में, ठीक है। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान रखना, एग्जाम में पूछ सकते हैं। उसके बाद अब एक टर्म आ गया आपका मरीन। तो मरीन के बारे में भी, अब मरीन में कई लोगों को लग रहा होगा कि मरीन में बायोडाइवर्सिटी कैसे एग्जिस्ट करती है, ठीक है, इसको भी हम लोग देख लेते हैं। तो देखिए, जब मरीन्स की अगर हम बात करें तो देखते हैं हम लोग वहाँ पे क्या होता है, हेडिंग डालिए मरीन। तो जब हम बात करें मरीन की, तो मरीन में जो बायोडाइवर्सिटी आपकी एग्जिस्ट करती है वो कैसे एग्जिस्ट करती है हम देखते हैं, ठीक है। तो मरीन में जनरली क्या फाउंड होते हैं? कोरल्स पाए जाते हैं मरीन्स में, ये आपने सुना होगा कोरल्स, अगर नहीं सुना तो आप लोग नेट में सर्च मारिए कोरल्स, देखिए होते क्या है। तो जनरली जो मरीन होते हैं, मरीन में कोरल्स पाए जाते हैं और मैक्सिमम जो मरीन की बायोडाइवर्सिटी है वो इन कोरल्स के आसपास ही रहती है,
ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है। जो कोरल्स मरीन में पाए जाते हैं, इन कोरल्स को बोलते हैं हम लोग रेन फॉरेस्ट ऑफ सी भी कहते हैं। जो मरीन्स में कोरल पाए जाते हैं, इन कोरल्स को हम लोग कहते हैं रेन फॉरेस्ट ऑफ सी, रेन फॉरेस्ट ऑफ सी, ठीक है। आप लोग सर्च मार के देख लेना, सबके पास नेट होगा। कोरल क्या होते हैं? तो कोरल को हम लोग बोलते हैं रेन फॉरेस्ट ऑफ सी भी बोलते हैं। यहाँ पे जो बायोडाइवर्सिटी होती है, मैक्सिमम बायोडाइवर्सिटी, मैक्सिमम बायोडाइवर्सिटी अंडर मरीन एरिया। अगर हम बात करें मरीन एरिया की, तो मरीन एरिया में सबसे ज्यादा बायोडाइवर्सिटी इन कोरल्स के आसपास ही पाई जाती है, ठीक है। अगर इसका हम कुछ डेटा डिस्कस करें, तो डेटा के अकॉर्डिंग देखें तो पॉइंट, जो कोरल है, पहले तो जो कोरल जो प्रेजेंट है अभी अभी, वो कितने प्रेजेंट है? 0.1% टू 0.2% ऑफ मरीन एरिया। मरीन एरिया का 0.1 टू 0.2% में कोरल प्रेजेंट है। इतने एरिया में आपके कोरल प्रेजेंट है, और इन कोरल्स में से लगभग 25% जो मरीन में स्पीसीज पाई जाती है, उसका 25% स्पीसीज यहाँ पे पाई जाती है, ठीक है। जो मरीन से है, मरीन में जो स्पीसीज पाई जाती है, उसके 25% स्पीसीज यहाँ पे प्रेजेंट है इन कोरल्स के आसपास। और ये कोरल कितने कितने हैं आपके? 0.1% टू 0.2% ऑफ द मरीन एरिया। टोटल मरीन एरिया का 0.1 टू 0.2% आपका कोरल पाई जाते हैं, ठीक है। तो ध्यान रखना, कोरल को हम लोग रेन फॉरेस्ट ऑफ सी भी बोलते हैं, या कोरल को हम लोग अमेजोन ऑफ सी भी कहते हैं, तो भी लिख लीजिए आप। तो कोरल्स को हम लोग क्या कहते हैं? अमेजोन, अमेजोन ऑफ सी भी कहते हैं। देखिए, कोरल ऑल्सो कॉल्ड अमेजोन ऑफ द सी, अमेजोन ऑफ द सी, ठीक है। और जनरली ये लोकेटेड कहाँ पे होते हैं कोरल? जो अभी तक हमारा वर्ल्ड है, वहां पे कुछ एरिया में ये बहुत ही एबंडेंसी में पाए जाते हैं। तो लोकेटेड नियर, लोकेटेड नियर, पहली कंट्री है आपकी फिलीपींस, फर्स्ट कंट्री फिलीपींस। फिलीपींस के नियर जो भी सी एरिया है, वहां पे काफी ये प्रेजेंट है, ठीक है, फिलीपींस। सेकेंड ये प्रेजेंट है आपके मलेशिया के अराउंड, मलेशिया। उसके बाद है इंडोनेशिया, इंडोनेशिया। देन अगर कुछ कंट्रीज और डिस्कस करें, तो देखिए आप, सोलोनल जो आइसलैंड है, सोलोनल जो आइसलैंड है, उसके अराउंड भी कोरल पाए जाते हैं काफी। सोलोनल आइसलैंड के अराउंड भी कोरल पाए जाते हैं काफी, ठीक है। सोलोनल आइसलैंड के अराउंड भी कोरल पाए जाते हैं। और लास्ट एक और कंट्री अगर देखें हम लोग, और भी कंट्रीज है, लेकिन ये मेन मेन कंट्रीज है, पपुआ न्यू गिनी, पपुआ न्यू गिनी के अराउंड भी कोरल्स काफी अमाउंट में पाए जाते हैं, ठीक है। तो ये तो हो गए आपके जो कोरल्स हैं वो कहाँ कहाँ पाए जाते हैं। तो लगभग देखिए, तो 25% आपके जो स्पीसीज हैं वो कोरल्स के अराउंड पाए जाते हैं। और कोरल्स मैक्सिमम कौन सी कंट्रीज में पाए जाते हैं, मैंने आपको ये बता दिया है इसके अराउंड में, ठीक है ना। तो ये चीजें हमने आज डिस्कस करी पूरी, ठीक है। इन्वायरमेंट में हमारा टॉपिक चल रहा है, बेसिक्स ऑफ इन्वायरमेंट में हम लोग बायोडाइवर्सिटी हमने आज टॉपिक स्टार्ट किया था। तो इसके बारे में हमने कुछ चीजें आज डिस्कस कर ली हैं। अब आपका कल यूनिट आएंगी, होगा आपको ये चीजें अच्छी लग रही होंगी। कल इससे आगे हम लोग डिस्कस करेंगे बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट क्या होते हैं, वेस्टर्न घाट्स इंडिया में जो जहाँ पे बायोडाइवर्सिटी सबसे ज्यादा पाई जाती है, वहाँ पे कौन कौन से स्पीसीज प्रेजेंट है, कितने नेशनल पार्क वहाँ पे प्रेजेंट है, क्या चीजें, मतलब जो भी चीजें हैं वो हम कल डिस्कस करेंगे इसके अलावा, ठीक है ना। तो आज आप लोग ये चीजें पूरा रिवाइज कर लीजिए, अपना फोकस बनाइए सब्जेक्ट में। उसके बाद हम लोग धीरे धीरे आपका सब्जेक्ट ये लोग कंप्लीट कर देंगे, ठीक है। तो मिलते हैं कल, अभी के लिए इतना ही होगा, ठीक है ना। थैंक यू।